हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुभव लांबा फ्रॉम इनोवेशन पॉइंट आज आपके साथ डिस्कस करूंगा अकाउंटिंग के कंसेप्ट के बारे में। ये एक बेसिक लेवल की क्लास है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग के बारे में बच्चा कुछ भी नहीं जानता। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अकाउंटेंसी क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ अकाउंटेंसी, और हमें पढ़ने के बाद अकाउंटेंसी में क्या क्या आएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करता है, इफ एनी पर्सन इज डूइंग, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड डूइंग द बिजनेस? ही इज डूइंग द बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट। वो बिजनेस क्यों करता है? क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। और हमारे अकाउंट्स में जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं ईयरली। हम डेली नहीं करते, हम मंथली नहीं करते, हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ईयरली। और अकॉर्डिंग टू बिजनेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर। वन इज कैलेंडर ईयर विच यू ऑल नो, 1st January to 31st December, and second is financial year, that is from 1st April to 31st March। अब आपको इसको ध्यान से जानना है। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि जितने भी बिजनेस हमारी कंट्री में रन हो रहे हैं वो सारे अकाउंट 1 अप्रैल से 31 के बीच में बनाएंगे। तो जितना भी हमारा प्रॉफिट आएगा तो वो 1 अप्रैल से 31 बीच के बीच में आएगा, इसीलिए हम इसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर का मतलब बिजनेस का ईयर, बिजनेस के सारे अकाउंट इसी अकॉर्डिंग बनेंगे। इनफैक्ट हमें टैक्स भी इन्हीं ईयर के अकॉर्डिंग देना होगा। तो ये तो मेन एम हुआ बिजनेस का कि बिजनेस क्यों होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। अब हमने आपको बताया प्रॉफिट कैलकुलेट होता है ईयरली। अब हमारे माइंड की एक लिमिट है। अगर हम साल के एंड में अपने अकाउंट्स बनाएंगे तो इट इज नॉट इजी फॉर अस टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। इट इज नॉट फॉर इजी फॉर अस टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग कि भाई इस साल इस दिन हमने क्या किया, कितने का पैसा आया, कितना पैसा गया, कितने का गुड्स बेचा, कितने का गुड्स खरीदा। अगर मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं कि आपसे कोई पूछे भाई आपने 5 अगस्त को कितने का गुड्स परचेज या सेल किया था, इट इज नियर टू इम्पॉसिबल ये बताना कि इस दिन कितने का बिजनेस हुआ था। तो सबसे पहला मेन आता है अकाउंटेंसी का। अगर आप देखें मेन ऑब्जेक्टिव, इट हेल्प इन कीपिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ये आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से ट्रांजैक्शन रखने में मदद करता है। और नेक्स्ट पॉइंट, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। दूसरा, ये आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने में मदद करता है। सो दैट मीन्स अकाउंटेंसी विल नेवर टेल यू हाउ टू अर्न प्रॉफिट, इट ओनली हेल्प यू इन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। तो जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम इसमें 2 चीजें सीखेंगे। पहला, हाउ टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, और एक बार रिकॉर्ड रख लिया तो इन रिकॉर्ड की मदद से प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारे इस सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद एंड में हर व्यक्ति सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना सीख सकता है और प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख सकता है। अब हमने पहले यूज किया, आइए अब आगे बढ़ेंगे कि हेल्प इन कीपिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, अब दिस इज अ न्यू वर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? कुछ लोग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ मनी, कुछ लोग कहते हैं लेन देन। तो आइए अब हम इसे अच्छे से जानेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड करने से पहले हमें ट्रांजैक्शन का भी मतलब क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो एनी इवेंट, इवेंट हम बोलते हैं घटना, एनी इंसिडेंट, एनी इवेंट। अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ये भी एक इवेंट है। आप खाना खाते हैं, वो भी एक इवेंट है। आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, इवेंट है। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो भी एक इवेंट है। इवेंट मतलब एनी इंसिडेंट। क्या हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता, पर हर ट्रांजैक्शन इवेंट जरूर होता है। तो ऐसा इवेंट जो कैपेबल हो हमारे प्रॉफिट को या तो इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में। वंस अगेन, ऐसा इवेंट जो या तो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाए या प्रॉफिट को कम करे, तो वो इवेंट बन जाता है ट्रांजैक्शन। मतलब कि देखिए, सपोज मैं एक शॉप पे गया, मेरी जेब में 500 रुपए थे। मैं शॉप पे गया,
मैंने सामान के बारे में पूछा पर मुझे सामान पसंद नहीं आया, मैं घर आ गया। अब भी मेरे पास कितने हैं? 500 रुपये। तो ये इवेंट तो है ना, तो इस इवेंट में मेरे पास पैसा बढ़ा है ना कम हुआ है, तो दिस विल नॉट बी टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन। नाउ सपोज अगर मैं 500 रुपये लेके जाता और मुझे कुछ सामान पसंद आता, मैं 200 रुपये खर्च कराता, अब घर आया तो मेरे पास कितने रुपए हैं? 300 रुपये हैं। तो नाउ दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिकॉज मेरे 200 रुपये मेरी जेब से गए। सेम इन द बिजनेस, अगर बिजनेसमैन कोई भी गुड्स खरीदता है और या बेचता है तो उसको या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो हम उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट में प्रॉफिट ही मिसिंग है, लॉस ही मिसिंग है, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा फ्रेंड मुझसे 2000 रुपीज के चेंज मांगे तो मैं उसको अगर 500 के 4 नोट दूं तो पहले भी मेरे पास 2000 थे, अब भी मेरे पास 2000 है, तो दिस विल नॉट बी टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन। लेकिन यहीं मैं मेरे दोस्त को केवल 1900 रुपीज खुले दूं तो अब मेरे पास हो गए 2100, तो दिस विल बी टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन। नाउ क्या हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए? तो देखिए, उसके लिए हमें यह जानना जरूरी है। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, दैट इज 100, दिस हैज नथिंग, 100। अब इसकी इंपॉर्टेंस, अगर मैं इसके आगे किलोमीटर लिखूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, अगर मैं किलोग्राम्स लिखूं तो ये वेट हो जाएगा, और मैं अगर इसके आगे रुपीस लिखूं तो ये मनी हो जाएगा। इन तीनों की मीनिंग अलग अलग है, जो कि इनके मेजरमेंट यूनिट से पता चलता है। ऐसे ही बिजनेस को भी नापने का एक मेजरमेंट यूनिट होता है, जो होता है मनी। बिजनेस को हम किस में नापते हैं? मनी। यानी आपको जब भी प्रॉफिट बताना होता है तो अब प्रॉफिट किस में बताते हैं? रुपए में। 10,000 रुपये हुआ, 50,000 रुपये हुआ, 10 लाख रुपए हुआ। तो नाउ ऐसे ट्रांजैक्शन, अब दो तरह के ट्रांजैक्शन होंगे, विच कैन मेजर इन टर्म ऑफ मनी, वन विच कैन नॉट मेजर इन टर्म ऑफ मनी। और हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजर हो सकें। क्यों? क्योंकि बिजनेस का मेजरमेंट यूनिट क्या है? मनी। अगर हम उसे मेजर ही नहीं कर पाएंगे तो हम उसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे? आइए इसे अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए मैं एक शॉप पे गया और मैंने एक 100 रुपए की कॉपी परचेज करी। आई हैव बॉट अ कॉपी ऑफ ₹100 रुपीज। नाउ ये एक इवेंट है, तो ये एक ट्रांजैक्शन भी है क्योंकि इसमें मेरा प्रॉफिट लॉस इफेक्ट हो रहा है। नाउ आई हैव मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, कॉपी कितने की है? 100 रुपए की, यानी जिसकी आप प्राइस बता सकते हैं वो हमारे लिए मेजर हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने कैश में खरीदा है या क्रेडिट में, अगर मैं उस चीज की प्राइस बता सकता हूं तो वो मेरे लिए ट्रांजैक्शन है, मनी में मेजर हो सकता है और मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। अब सपोज करें मेरे ऑफिस में स्ट्राइक हो जाए, तो ये इवेंट है, इस इवेंट से लॉस होगा, ये ट्रांजैक्शन तो हो गया, बट वी कैन नॉट मेजर इन टर्म ऑफ मनी। कितने की स्ट्राइक है कोई नहीं बता सकता, तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये एक तरह की अकाउंट्स की लिमिटेशन भी है कि ऐसे कई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हैं जिनको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, पर ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, पर हम इन्हें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स अगर मेरा कोई बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए, मुझे नुकसान तो होगा, बट आई कैन नॉट मेजर इन टर्म ऑफ मनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांजैक्शन शुड बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब आता है रिकॉर्ड करेंगे कहां? तो सबसे पहला आता है रिकॉर्ड। हम उसे रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले जिस बुक को बोलते हैं जर्नल बुक, उस किताब का नाम है जर्नल। ऐसी कॉपी, ऐसी बुक जिसमें आप सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं जर्नल। अब जर्नल डेट वाइज रिकॉर्ड होती है। कैसे रिकॉर्ड होती है? डेट वाइज मींस आप हर दिन का जर्नल बनाते हैं। एक ऐसी आपने कॉपी ली जिसमें आप 1 तारीख का रिकॉर्ड रख रहे हैं, फिर दूसरी तारीख का रिकॉर्ड रखते हैं, फिर तीसरी तारीख का रिकॉर्ड रखते हैं, फिर चौथी तारीख को मैंने क्या खरीदा, मैंने क्या बेचा, तो ऐसी चीज को हम बोलेंगे जर्नल। तो आज मेरे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुए और मनी में मेजर हो सकते हैं, मैं उन्हें जहां रिकॉर्ड करूंगा उसे क्या बोलेंगे? जर्नल। अब अगर हम देखें तो बिजनेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है स्मॉल और एक है बिग। अगर हम स्मॉल बिजनेस की बात करें, देखिए जहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं तभी तो वो छोटा बिजनेस है।
नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत छोटे होते हैं, तो छोटा होने के कारण वहां आप एक कॉपी जर्नल बना सकते हैं जो कि आपके लिए सफिशिएंट है। एक दिन में 10 या 12 ट्रांजैक्शन होते हैं, दैट इज वेरी इजी टू मैनेज। लेकिन यहीं अगर मेरा बिजनेस बड़ा हो, जहां मेरे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा मीन्स एक दिन में 200, 300, 400, 500 ट्रांजैक्शन, तो यहां हमें सिस्टमैटिक होने की ज़रूरत है। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मुझे ये जानना है कि 5 तारीख को सपोज मैंने कितने रुपए की परचेस की है, अगर मेरा छोटा बिजनेस है तो मैं इजीली 5th डेट का जर्नल ओपन करूंगा और 5th डेट में 10-12 ट्रांजैक्शन है, तो इट इज वेरी इजी फॉर मी टू सी कितने की परचेज है। बट यही सपोज अगर मेरा बिजनेस बड़ा हो, जहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 500 या 1000 है, तो इट विल टेक टाइम टू असर्टेन कि भैया परचेज कितने की थी और गलती होने के भी चांसेस हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, बिग बिजनेस के केस में हम बुक तो जर्नल ही बनाते हैं, पर उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। बुक का नाम तो जर्नल ही रहेगा, पर जर्नल के हम 8 भाग कर देते हैं। पहला पार्ट होता है परचेज बुक। इसका मतलब अब हम परचेज की अलग ही कॉपी बनाएंगे, अलग ही बुक बनाएंगे, जिसमें हम परचेज संबंधित सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा क्या होता है, सेल्स। तो अब सेल्स से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन कहां रखेंगे, सेल्स। और बिजनेस में परचेज सेल्स बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए हमने इनके लिए सेपरेट बुक बनाई। ऐसे ही एक होता है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अब परचेज रिटर्न देखिए, हम बात कर रहे हैं बड़े बिजनेस की। अब बड़ा बिजनेस है तो क्वांटिटी भी बहुत बड़ी होगी। अगर उसने मान लीजिए करीबन 1 करोड़ का कोई सामान खरीदा है, तो उसमें अमूमन बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, कई चीजें खराब भी आती हैं, तो ये हम रिटर्न करेंगे, दैट विल बी नोन एज परचेज रिटर्न। और ऐसे ही हमने अगर किसी कस्टमर को बेचा है और उस कस्टमर को गुड्स पसंद नहीं आए या डिफेक्टिव है, तो हमें वापस करना होगा और दैट विल बी टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न में रिकॉर्डेड होंगे और सेल्स रिटर्न से सारे रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न में होंगे। तो ये 4 जो मेजर आइटम है, इनके लिए हमने अलग अलग बुक बनाई। अब देखें, आते हैं कैश बुक। अब कैश बुक क्या होगी भाई, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश आ रहा जा रहा है, यानी आज हमारे पास कितना कैश आया और कितना कैश गया। अगर हम कैश के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस में कैश सबसे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, तो उसके लिए हम कौन सा ट्रांजैक्शन बनाएंगे, बुक, कैश बुक। तो कैश संबंधित सारी इंफॉर्मेशन कैश बुक से पता चलेगी। बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल। देखिए, हर ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होता, कुछ ट्रांजैक्शन क्रेडिट में भी होते हैं। क्रेडिट मतलब हमें कई व्यक्तियों से पैसे लेने हैं और कई व्यक्तियों से पैसे देने हैं। अगर हम प्रॉपर हिसाब नहीं रखेंगे तो हम भूल सकते हैं। तो ऐसे ही जिन जिन व्यक्ति से हमें पैसे लेने हैं उनके लिए हम बिल रिसीवेबल बुक बनाएंगे, और जिन व्यक्तियों को हमें पैसे देने हैं हम उनके लिए बिल्स पेबल बनाएंगे। और लास्ट बुक आती है जर्नल प्रॉपर, जिसको हम मिसलीनियस बुक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिसलीनियस बुक। यानी हमने 7 ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग बुक बनाई, क्योंकि ये रिपीटेटिव नेचर के हैं। लेकिन इसके बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए नई बुक नहीं बनाई जा सकती। ये लास्ट बुक होती है मिसलीनियस, बाकी सारे बचे ट्रांजैक्शन इसमें आ जाते हैं। बाकी सारे बचे हुए ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन, अब हर ट्रांजैक्शन के लिए तो देखिए हम नई बुक नहीं बना सकते, तो जो भी ट्रांजैक्शन बच गए हैं, जो उन 7 बुक्स में नहीं आ पाए हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन कहाँ जाएंगे, जर्नल प्रॉपर में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे जर्नल। लेकिन हमने जर्नल के 8 पार्ट कर दिए। परचेज बुक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जर्नल, सेल्स बुक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जर्नल। अब अगर मुझे परचेज बुक के बारे में जानना है तो मैं क्या करूंगा, परचेज बुक ओपन करूंगा और परचेज के ट्रांजैक्शन फाइंड आउट कर लूंगा। तो इट इज नॉट ओनली टू कीप द रिकॉर्ड, टू कीप द सिस्टमैटिक। तो स्मॉल बुक है तो एक बुक सफिशिएंट है, और अगर बिग बुक है तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप उस बुक को 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये तो हुई रिकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप होगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड। क्लासिफिकेशन मतलब देखिए, जर्नल जो रिकॉर्ड रखता है वो रखता है डेट वाइज, यानी इस दिन को क्या हुआ, इस दिन को क्या हुआ। सपोज करिए हमारा कोई कस्टमर है जो हमसे रेगुलर बेसिस पे गुड्स खरीदता है और हमारा से हिसाब मंथ के एंड में करता है। तो अगर मुझे ये जानना है कि मुझसे उसे कितने रुपए लेने हैं या कितने रुपए देने हैं, और अगर मैं जर्नल से जानने की कोशिश करूंगा तो गलती होने के चांसेस और टाइम बहुत लगेगा। तो मुझे 1 से लेके 30 तारीख तक के बीच में एक एक डेट के ट्रांजैक्शन चेक करने पड़ेंगे। तो नाउ उस
इसके आसान बनाने के लिए हम एक क्लासिफिकेशन बनाते हैं जिसमें जो बुक बनती है उसका नाम होता है लेजर। क्या नाम होगा? लेजर। इसमें हम क्या करते हैं? सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस। मतलब जो भी हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है, जैसे हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ नेम साक्षी। अब अगर साक्षी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, साक्षी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं जो 1 से 30 तारीख के बीच में हुए हैं, उनको मैं एक जगह लिख लूंगा। देखिए, लेजर मंथली भी बन सकता है, वीकली भी बन सकता है, फोर्टनाइटली भी बन सकता है। तो हम जितने समय का लेजर बना रहे हैं, तो जितने टाइम पीरियड का लेजर बना रहे हैं, उतने टाइम पीरियड के जर्नल से हम सारे ट्रांजैक्शन एक जगह लिख लेंगे। यानी साक्षी से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन एक जगह आ जाएंगे। उसे हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन, यानी सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस। अब जैसे अगर हम देखें, पहला 1 तारीख को हमें साक्षी से हमें पता चला 50,000 रुपये लेने हैं। फिर हमने हमारा जर्नल चेक किया, हमें पता चला 3 तारीख को साक्षी से हमें 60,000 रुपये और लेने हैं, 60,000 रुपीज़। ऐसे ही साक्षी 10 तारीख को आई थी, उनसे 70,000 और लेने हैं। ऐसे ही साक्षी 15 तारीख को आई थी, उनसे हमें 30,000 के गुड्स और लेने। जिसमें से साक्षी ने हमारे को पता चला भाई 17 तारीख को उन्होंने 10,000 का गुड्स वापस कर दिया था, तक क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आया, इंफीरियर क्वालिटी का था। तो अब क्या हुआ, ये जर्नल में तो उतनी तारीख पे जाके रुके हुए हैं, कोई 1 तारीख पे लिखा है, कोई 3 तारीख पे, 10 तारीख पे, लेकिन क्लासिफिकेशन में साक्षी से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन आ गए। तो अब मैं टोटल करूंगा कि साक्षी से मुझे 2,10,000 रुपए लेने हैं, जिसमें से 10,000 का गुड साक्षी वापस दे चुकी है। तो मुझे साक्षी से कितने रुपए लेने हैं? 2 लाख रुपए। तो क्लासिफिकेशन क्या हुआ? सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस, जो कि लेजर से बनता है। तो रिकॉर्ड करने के बाद हम सारे के सारे ट्रांजैक्शन कहाँ लिखते हैं? हम सारे के सारे ट्रांजैक्शन लिखते हैं लेजर में। अब लेजर बनाने के बाद एक और स्टेज आती है। नेक्स्ट स्टेज क्या है? समरी। देखिए, अब जब मैंने लेजर बनाया तो लेजर से मेरे को एक समरी प्राप्त हुई। समरी क्या हुई कि मुझे 2 लाख रुपए साक्षी से लेने हैं। तो लेजर में मैं एक समरी बनाऊंगा, दैट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा साक्षी से मुझे 2 लाख रुपए लेने हैं। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा देना है तो मैं इधर, लेना है तो मैं ऐसे लिखता रहूंगा। तो अब क्या है, मेरे पास एक समरी अवेलेबल है। यानी अब अगर साक्षी ये जानना चाहती है उसे कितने रुपए देने हैं, तो बहुत आसानी से देख के बता सकता हूं, 2 लाख रुपए। अगर साक्षी को कोई डाउट है कि ये 2 लाख रुपए कैसे आए, तो मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूं? मैं उसे क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा, अपना लेजर दिखाऊंगा कि साक्षी से संबंधित ये ट्रांजैक्शन हुए हैं। और फिर भी अगर साक्षी को उन ट्रांजैक्शन में कोई डाउट है किसी में, तो मैं उस ट्रांजैक्शन की डेट का उनको रिकॉर्ड चेक करूंगा। रिकॉर्ड में हमारे पास बिल नंबर सब कुछ गिवन होते हैं, जिससे कि मैं प्रॉपर अपने अकाउंट चेक कर सकूंगा। तो हम केवल बिजनेस को 3 प्रोसेस से गुजारते हैं: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। और फिर समरी बनने के बाद, अभी तक तो हमने देखिए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा है। समरी बनने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? हम निकालेंगे फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट मतलब भाई टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तो हो गया, अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। तो देखिए फाइनल अकाउंट क्या करेगा? फाइनल अकाउंट में 3 चीजें बनती हैं। एक बनती है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आइए पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानते हैं। एज द नेम सजेस्ट, ट्रेडिंग यानी खरीदना और बेचना। यानी पहले इससे हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या पता चलता है हमें? ग्रॉस प्रॉफिट। यानी ट्रेडिंग यानी हमने कोई चीज कितने में खरीदी और कितने में बेची, इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। हमने मानिए, सपोज करिए, कोई भी चीज हमने 200 रुपए में हमने कोई चीज बेची, 200 रुपीज में हमने कोई भी चीज बेची और खरीदी थी हमने 100 रुपए की, तो 100 रुपए हमारे पास जो आया, दिस विल बी टर्म्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ लेकिन खरीदने और बेचने में भी तो खर्चे होते हैं, खरीदने और बेचने में भी खर्चे होते हैं। तो उसके लिए अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे खर्चे होते हैं भाई? केवल खरीदना ही थोड़ी बेचना होता है, उस गुड्स को लाने तक कितना खर्चा लगा,
हमें शोरूम का रेंट देना होगा, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होगा, टेलीफोन का बिल देना होगा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अब हम जानेंगे भाई 100 रुपये तो बचे थे ग्रॉस प्रॉफिट में, अब हमारे 40 रुपये और खर्च हो गए, तो अब हमारे पास कितने बचे? 60 रुपये। ये कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, जो कि मेरा पैसा है। तो देखिए, ट्रेडिंग मतलब परचेज सेल्स करने से हमारे पास कितने रुपए बचे, लेकिन उस ट्रेड करने के लिए उसको बेचने में जो जो खर्चे लगे वो भी हम हटा दें, तो जो बच जाएगा हमारे पास वो होगा मेरा नेट प्रॉफिट। यानी मैंने 100 रुपए का सामान खरीद के लाया, 200 में बेचा, ये तो मेरे पास बचे 100 रुपए, लेकिन इस सामान को बेचने में इलेक्ट्रिसिटी का बिल माइनस किया, एम्प्लॉय की सैलरी माइनस करी, अब जो मेरे पास बचा इसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। और बैलेंस शीट क्या बताता है हमें? फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है कि एक आदमी के पास कितनी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के क्या क्या बैलेंसेस हैं। जिसके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है उसकी उतनी ही फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग कहलाएगी, उतनी ही फाइनेंशियल पोजीशन क्या कहलाएगी? स्ट्रॉन्ग कहलाएगी। तो फाइनल अकाउंट में जब हमारी सारी समरी बन के आती है, हम ये जानते हैं भैया खरीदने बेचने में क्या प्रॉफिट हुआ, मेरे पास कितना रुपए बचा और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। अब आ गया हमारे पास प्रॉफिट। अब नेक्स्ट स्टेज है एनालाइज करना। एनालाइज क्या करेंगे भाई? टू असर्टेन द रिजल्ट एंड रीजन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यानी पहला तो ये जानना भैया प्रॉफिट इतना आया। अब ये जो प्रॉफिट आया है, या तो ये प्रॉफिट आपके हिसाब से ज्यादा होगा या कम होगा। अगर आपके हिसाब से प्रॉफिट कम है तो क्या कारण है कम होने के, तो आप अकाउंट्स में ढूंढेंगे और आप चाहेंगे ये कारण आगे से दोहराए नहीं जाएं। और अगर इस बार आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो भी आप कारण ढूंढेंगे, ऐसा क्या हुआ कि प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, अब ताकि आप वही चीजें बार बार करें जिनसे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो चुके। लास्ट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना। अब आपका प्रॉफिट भी आ चुका है, अब आप कम्युनिकेट करेंगे विद द वेरियस पार्टी। जैसे ओनर अपने प्रॉफिट जानना चाहेगा, गवर्नमेंट को टैक्स भरते वक्त आपको अपने अकाउंट्स दिखाने होंगे, बैंक को लोन अगर लेना है तो बैंक भी आपसे अकाउंट्स की डिमांड कर सकता है। सपोज एम्प्लॉय भी बोनस मांगते वक्त कि भाई ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो बोनस, तो डिफरेंट यूजर हैं जो अपनी नजर से इस अकाउंट्स को देखेंगे। तो ये हमने भी अकाउंटेंसी के बारे में आपको बताया, जिसमें हमने आपको क्या बताया? पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि ये इवेंट ट्रांजैक्शन है या नहीं, और अगर वो आइडेंटिफाई हुआ तो मेजर किया, फिर हमने रिकॉर्ड किया जर्नल में। बिजनेस छोटा था तो एक बुक, नहीं तो हमने 8 बुक्स में डिवाइड किया। फिर हमने उन्हें क्लासिफाई किया अकाउंट वाइज, सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस। फिर हमने समरी बनाई, समरी की मदद से सारे अकाउंट बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट। फिर हमने एनालाइज किया और कम्युनिकेट किया। अब आइए हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की। तो इसीलिए हमने लिखा अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ, ये एक आर्ट है किसकी? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल, क्लासिफाइंग मतलब लेजर एंड समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। तो ये एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग और समराइजिंग सीखेंगे। किसका? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ट्रांजैक्शन और इवेंट। कौन से? विच कैन मेजर इन टर्म ऑफ मनी। क्यों? फॉर कैलकुलेटिंग द रिजल्ट्स एंड एनालाइजिंग दैम, फिर उन्हें एनालाइज करना। तो देखिए, हमने इसमें आपको पूरी डेफिनेशन अच्छे से समझाई कि डेफिनेशन ऐसे क्यों बनी, क्यों रिकॉर्डिंग बोलते हैं, क्यों क्लासिफाइंग बोलते हैं और क्यों समराइजिंग बोलते हैं। तो अब ये तो हुई हमारी अकाउंटिंग के बारे में। अब हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। बहुत थोड़े से हैं ऑब्जेक्टिव्स, थोड़े से देखते हैं। आइए, ऑब्जेक्टिव मतलब अब हमने आपको जो बताया इंट्रोडक्शन में, हम अकाउंट्स पढ़ क्यों रहे हैं और इनसे क्या फायदा होगा इतना कुछ करने का। पहला, टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ये आपको मदद करता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने में। ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। दूसरा, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, ये हेल्प करेगा जो आपने रिकॉर्ड लिए उसकी मदद से प्रॉफिट और लॉस निकालना। नेक्स्ट, टू नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर लीडिंग प्रॉफिट और लॉस, इससे आपको ये भी पता चलेगा किन कारणों से आपका प्रॉफिट ज्यादा है और किन कारणों से आपका प्रॉफिट कम है। क्योंकि जब आप एक एक चीज रिकॉर्ड करेंगे तो वो आपको बताएगी कि भाई इन चीजों के कारण आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, सो दैट यू कैन टेक एनी प्रिवेंटिव मेजर्स कि वो नहीं हो। फिर
आप हर साल अकाउंट बनाते हैं, एवरी ईयरली अकाउंट बनते हैं टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ईयर टू ईयर, जिससे आप हर साल अपना प्रॉफिट देख पाएंगे, भैया इस साल प्रॉफिट ज़्यादा है या कम है। जिस साल ज़्यादा है, इस साल कम है, तो इससे आपको पता चलेगा प्रोग्रेस, आपका बिजनेस बढ़ रहा है या कैसा चल रहा है। नेक्स्ट है प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में हम कितने भी हिसाब रखें, गलतियां भी हो सकती हैं और फ्रॉड होने के चांसेस हैं। अकाउंट्स इनसे बचाता है। कैसे? देखिए, हर बिजनेस में अगर मान लीजिए हम कैश बुक बनाते हैं, मेरे पास 40,000 रुपये आए और 5,000 रुपये गए, अगर मेरे पास इस साल 40,000 रुपये आए और 5,000 गए, तो मेरे पास कितना बचना चाहिए दोस्तों? 35,000। पर अब अगर सपोज मेरे पास 33,000 बच रहा है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मैंने कुछ गलत लिखा है 2000, या कोई ना कोई फ्रॉड है। अगर गलती पकड़ में आती है तो मेरी गलती डिटेक्ट हो गई, नहीं पकड़ में आ रही तो इसका मतलब कोई ना कोई फ्रॉड है। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना, भाई बिजनेस के पास कितनी संपत्तियां हैं, क्या बिजनेस लंबे समय तक चल सकता है या नहीं चल सकता। एंड लास्ट है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टी। अब अलग अलग पार्टीज आप जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो आपके प्रॉफिट के बारे में जानना चाहती है, उनको प्रॉफिट के बारे में बताना कि भाई आपका प्रॉफिट अच्छा हुआ है या बुरा। अगर लोन लेना है तो गवर्नमेंट को टैक्स, लोन लेना है तो बैंक को टैक्स देना है तो गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज को अगर बोनस देना है या नहीं देना तो आपको उनको अपने अकाउंट दिखाने होंगे, भाई हमारा प्रॉफिट कम है, हम बोनस नहीं दे सकते। तो इस प्रकार तो अकाउंटिंग मेन तो दो चीजें बताती ही है कि भाई कैसे आप रिकॉर्ड रख सकते हैं और कैसे प्रॉफिट, लेकिन आपको कई और फायदे देती हैं, आपकी गलती, फ्रॉड, ये सब आप पकड़ सकते हैं। तो ये एक लेक्चर था अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में कि अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे तो क्या क्या सीखेंगे और इससे हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी आने वाले वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।